हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। सो फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप जानते हैं आपके केवीएस से रिलेटेड यानी कि आपके प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें लर्निंग द स्टूडेंट्स के बारे में है बात। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपके प्याजे से संबंधित, मेनली आपके प्याजे, ब्रूनर, मैकडूगल, कोलबर्ग, वाइगोट्स्की, कॉलिंस, बर्नार्डा के सिद्धांतों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं आपके केवीएस में, एनवीएस में, डीएसएसबी में, तरह तरह के जो क्वेश्चंस आए हैं उन सारी क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे के डैश के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो पहला आपका है ए ऑप्शन है, एक बच्चे, बी 5 से 8 बच्चों के समूह में, सी 2 या 3 बच्चों के समूह में, डी 2 या 3 वयस्कों के साथ। तो 4 वर्ष के अधिक आयु के बच्चे किसके साथ खेलना पसंद करते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी कि 5 से 8 बच्चों के समूह में खेलना पसंद करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जिन घरों में नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है उन घरों के बच्चे अपने डैश से अधिक संतोषजनक रूप से जुड़े होते हैं। तो ए माता पिता से जुड़े होते हैं, बी शिक्षकों से जुड़े होते हैं, सी समुदायों से जुड़े होते हैं, डी साथियों से जुड़े होते हैं। तो देखिए इसमें कितनी क्या बात कह रहे हैं, जिन घरों में नैतिक मूल्य को अधिक महत्व दिया जाता है। तो जिसके घरों में नैतिक मूल्य को महत्व दिया जाता है उन घरों के बच्चे कैसे किससे जुड़े होंगे? जाहिर सी बात है, घर में कौन नैतिक मूल्य देता है, कौन बताता है सही और गलत के बारे में? तो माता पिता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा माता पिता। ठीक है, तो आपका ये वाला हो जाएगा एक सेकेंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माता और पिता, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो बी वाला है आपका, बालकों को क्षेत्रीय स्कूल भाषा से परिचित कराने का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। तो बालकों को क्षेत्रीय स्कूल भाषा से परिचित कराने का सर्वश्रेष्ठ समय क्या होता है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, किशोरावस्था वर्ष में, बी विद्यालय वर्ष में, सी पूर्व बाल्यावस्था वर्ष में, डी प्राथमिक विद्यालय वर्ष में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? है जीन पियाजे के शोध और दर्शन के अनुसार शुरुआती जीवन काल में बच्चों के अधिगम का आधार होता है। ए ऑप्शन है नाटक, बी है कला, सी आनंद, डी अभिव्यक्ति। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो आपका ये 13वां जो क्वेश्चन है, अवधि के अंत तक बालक मानसिक निरूपण करने वाले क्रियाकलाप जैसे बहाने बनाना में संलग्न होने के सक्षम हो जाते हैं। तो बहाने बनाने में सक्षम कब होते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए संवेदीगामक, बी मूर्त संक्रियात्मक, सी पूर्व संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए जैसे हम देख रहे हैं बहाने बनाने की बात हो रही है, तो ये कब हो जाता है? तो ए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। चलिए देखते हैं। ठीक है, अगला है आपका, किसी भी भाषा में 75% भाषा की अभिव्यक्ति के माध्यम से की जाती है। तो 75% भाषा की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से की जाती है? सही व्याकरण के माध्यम से, बी उच्चारण के माध्यम से, इशारों और चेहरे के हाव भाव से, शब्दावली से। तो किसी भी भाषा में 75% भाषा की अभिव्यक्ति कैसे करते हैं? एक्सप्रेशन से करते हैं ना, तो इशारों और चेहरे के हाव भाव से हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखते हैं हम आंसर इसका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ये आपका एनवीएस में पूछा गया है, साथी समूह में मित्रता और सहभागिता का विकास की आयु के दौरान बढ़ता है। किस आयु के दौरान बढ़ता है? तो ए है आपका 12 से 18 साल, बी है आपका 18 से 25, सी 6 से 12, डी 2 से 6 साल। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 6 से 12, क्योंकि साथी समूह की बात हो रही है, मित्रता और सहभागिता का विकास की बात हो रही है, तो 6 से 12 साल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो 16वां क्वेश्चन है आपका, यानी कि साल से अधिक उम्र के बच्चे दूसरे लोग खास तौर पर अधिक अनजान लोगों के बारे में ज़्यादा सीखने में सक्षम होते हैं।
तो किस साल के बच्चे की बात हो रही है? ए आपका 7 हो जाएगा, बी 5 हो जाएगा, सी 8 हो जाएगा, डी 6 हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आपका सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन है सामाजिक विकास अनिवार्यता। ए सामाजिक सुरक्षा और स्वीकारण की प्राप्ति का मामला है सामाजिक विकास अनिवार्यता, या सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति के उद्देश्यों के समाकलन से संबंधित है। सी सामाजिक कौशलों के विकास से जुड़ा है। डी सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षाओं के साथ अनुसारिता का मामला है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? जाएगा आपका सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति के उद्देश्यों के समाकलन से संबंधित, यानी कि आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आपका अगला क्वेश्चन होगा 18वां परिपक्वन है। एक क्या है? विकासात्मक प्रक्रिया है, अनुभवात्मक प्रक्रिया है, सी समाजीकरण प्रक्रिया है, डी आपका क्या है? तो समायोजन प्रक्रिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए विकासात्मक प्रक्रिया है। जो मेच्योरिटी है वो क्या है? विकासात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं हम। तो विकास शुरू होता है शैशवावस्था से शुरू हो जाता है, गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, पूर्व बाल्यावस्था से हो जाता है, डी बाल्यावस्था के बाद से शुरू होता है। तो विकास हमारा कब से शुरू हो जाता है? तो जाहिर सी बात है आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका गर्भावस्था से। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को अच्छी तरह वर्णित करता है? तो गुणात्मक करता है। शारीरिक वृद्धि की बात हो रही है तो ए गुणात्मक करेगा, बी संकल्पनात्मक करेगा, सी मात्रात्मक करेगा, डी असंगठित करेगा। तो केबीएस पीआरटी से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है शारीरिक वृद्धि की बात हो रही है। तो शारीरिक वृद्धि जब भी बात आती है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मात्रात्मक होती है। ये कैसी वृद्धि होती है? मात्रात्मक होती है, जिसको मापा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास के क्षेत्र का उदाहरण होगा। तो एक शिक्षक ए हो जाएगा, एक शिक्षक अपहत विद्यार्थी को बताता है कि अच्छे नोट्स कैसे बनाए जाएं ताकि वो और बेहतर कर सके। बी अपने अधिक अपहत मित्रों की सहायता से कम सक्षम बच्चे विकसित होना। सी ऐसा गृह कार्य दिया जाता है जो विद्यार्थी अपने आप नहीं कर सकता परंतु शिक्षक की सहायता लेकर कर सकता है। डी उपयुक्त सभी। तो वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन अलग अलग बालकों को अलग अलग कार्य सौंपे जाने को के आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है। तो अलग अलग बालकों को अलग अलग कार्य सौंपने का क्या मतलब है? के आधार पर, किस आधार पर इसे न्यायोचित ठहराया जा सकता है? ए है विद्यार्थियों को विभिन्नता पसंद है। बी ये कार्य की नकल को रोकता है। सी विद्यार्थियों में व्यक्तिक अंतर है। डी इसे किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। तो क्योंकि आप जानते हैं विद्यार्थियों में व्यक्तिक अंतर पाया जाता है तो उसी हिसाब से उनकी सीखने की क्षमता होती है, तो उसी के आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो आगे देखते हैं हम कोलबर्ग के सिद्धांत की बात करते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो हम ऑप्शन देखते हैं। ए संदर्भ पर निर्भर करता है। बी बाह्य उद्दीपक पर निर्भर करता है। सी प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। डी विकास के चरण पर निर्भर करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, विकास के चरण पर निर्भर करता है। ठीक है, कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता किस पर निर्भर करी है? क्योंकि आप जानते हैं इसकी स्टेजेस होती हैं, तो विकास का चरण के से संबंधित होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। इसमें देखिए दी भी रखी है, इनकी 3 होती है। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता विकास के चरण पर निर्भर करती है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 प्रमुख स्तर बताए हैं और 7 सोपान बताए हैं। कितने स्तर बताए? 3 प्रमुख स्तर बताए हैं, 7 सोपान बताए हैं। ये 3 स्तर इनके पूर्व परंपरागत है, बी दूसरे नंबर का परंपरागत है, तीसरे नंबर का उत्तर परंपरागत है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। 24वां है प्यासे के सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व चरण के अंत में विकसित किया जाता है। तो प्यासे के सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व कब आ जाता है? ज्ञानेंद्रिय, ए ऑप्शन हो जाएगा ज्ञानेंद्रिय, बी हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगा, सी ठोस संक्रियात्मक हो जाएगा, डी औपचारिक संक्रियात्मक हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा?
हो जाएगा ए, कौन सा हो जाएगा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, है ना। तो चरण के अंत में विकसित किया जाता है, किस चरण के अंत में, तो आपके जो इन्फेंसी वाला होता है ना, तो वस्तु स्थायित्व के अंत में विकसित होता है ज्ञानेंद्रियों वाला, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। कौन सा मचान यानी स्कैफोल्डिंग का एक उदाहरण नहीं है, तो ऐसा कार्य देना जो विद्यार्थी स्वयं ना कर सके परंतु किसी की मदद से कर सके, तो उदाहरण नहीं की बात हो रही है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा। मानकीकृत IQ परीक्षणों को प्रशासित करना, सी उपहत विद्यार्थियों को नोट्स बनाने के सही तरीके के बारे में पढ़ाने का उपहार देना, डी उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मानकीकृत IQ परीक्षणों को प्रशासित करना, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, इसमें स्वयं ना कर सके, दूसरों की मदद से कर सके, तो ये भी हो जाता है आपका, ठीक है। और अपर विद्यार्थियों को नोट्स बनाने का सही तरीके के बारे में पढ़ाने का उपहार देना है, तो इस तरह से भी आपका हो सकता है। लेकिन मानकीकृत IQ के बारे में कहीं पर भी बात नहीं की गई है वाइगोत्स्की के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। योजनाओं को नई सूचना में शामिल करते हुए परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपके जीन प्याजे से संबंधित है। इसमें क्या कह रहे हैं, मौजूदा योजनाओं को नई सूचना में शामिल करते हुए परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ए है आपका व्यास मापन, बी है अनुबंधन, सी है आपका अनुकूलन, डी है सामंजन। तो नई सूचनाओं को शामिल करना और उसमें परिवर्तन करने की प्रक्रिया को, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, सामंजन करना होगा, ठीक है। क्योंकि नई सूचना में शामिल कर रहे हैं और परिवर्तित करने की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। तो नई सूचना को शामिल कर रहे हैं और परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी, सामंजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संक्षिप्त विचार सामान्यता में आरंभ होते हैं, तो संक्षिप्त विचार सामान्यता के आरंभ होते हैं कहाँ, तो ए ज्ञानेंद्रिय अवस्था में, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, सी ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, संक्रियागत अवस्था में, ठीक है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी दी है इसकी इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। 28वां क्वेश्चन है, चरण के दौरान अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण है, तो अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण कहाँ है, तो आरंभिक बाल्यावस्था में, बी पूर्व विद्यालय में, सी शिशुकाल में, डी किशोरावस्था में। तो किस चरण के दौरान अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण है, तो आंसर हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका आरंभिक बाल्यावस्था में, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखी ही होगी। में सबसे कठिन है, तो ए सुनना कठिन है, या फिर बी बोलना कठिन है, सी पढ़ना कठिन है, या फिर डी लिखना कठिन है। तो ये बात तो आप सभी जानते हैं कि लोग सुनना बहुत आसान है, बोल भी बहुत आसानी से लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लिखने में दिक्कत होती है। तो याद रखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा लिखना, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिखना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं हम। तो 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, तो सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत नहीं है, निरंतरता का सिद्धांत नहीं है, प्रतिवर्तीयता का सिद्धांत नहीं है, क्रमागतता का सिद्धांत नहीं है। तो आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं, फिर हम इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। जाएगा आपका आंसर हो जाएगा प्रतिवर्तीयता, क्योंकि सामान्य से विशिष्ट होता है हमारा, क्रमागतता भी होता है, क्रम से होता है, निरंतरता भी होती है, कॉन्टिन्यूअस भी होती है, और डी प्रतिवर्तीयता नहीं होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। पहला है आपका निरंतरता का सिद्धांत, बी व्यक्तिगतता का सिद्धांत भी होता है, परिमार्जितता का सिद्धांत होता है, समन्वय का भी सिद्धांत होता है, समान और प्रतिमान का सिद्धांत भी होता है, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत भी होता है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत होता है, क्रमागतता का भी सिद्धांत होता है, सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत होता है। याद रखिएगा, सामान्य से विशिष्ट वाला दे देते हैं, विशिष्ट लिख देंगे आगे और सामान्य लिख देंगे पीछे, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है सिद्धांत, ठीक है। और निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिक्रम का सिद्धांत होता है, प्रतिवर्तीयता का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो अगला है आपका वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत ने नींव रखी, तो व्यवहारवाद की नींव रखी,
वाइगोत्स्की के सिद्धांत की बात हो रही है, मानवतावाद की रखी इन्होंने, संरचनावाद की रखी, प्रभाव डालने का अनुकूलता सिद्धांत की नींव रखी। तो किसकी रखी है इनकी? ऑप्शन क्या हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा आपका? संरचनावाद हो जाएगा हमारा। सामाजिक विकास सिद्धांत की नींव रखी किसने है? संरचनावाद की सिद्धांत की नींव रखी। ठीक है, अगला आप देखेंगे तो ये आपके किससे संबंधित है? प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ होता है शीर्ष से तल की ओर, तल से शीर्ष की ओर, या अंदर से बाहर की ओर, या बाहर से अंदर की ओर। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसका क्या हो जाएगा आंसर? आपका हो जाएगा आपका सी, यानी अंदर से बाहर की ओर। ये क्या है आपका? प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। अंदर से बाहर की ओर होना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। हाँ, अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोलबर्ग के नैतिक चरणों में से कौन सा इससे संबंधित है? तो प्रोत्साहन की मांग कर रहा है तो कौन से इससे संबंधित हो जाएगा? चरण 1 से, बी चरण 2 से, सी चरण 3 से, डी चरण 5 से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा चरण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अपना आंसर चूज कर ही लिया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? तो 3 प्रमुख स्तर बताए हैं। और कितने सोपान बताए हैं? तो 7 सोपान बताए हैं। पहला पूर्व परंपरागत की बात करें तो आत्म केंद्रित निर्णय, दंड तथा आज्ञा पालन की अभिमुखता होती है। यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता होती है। और दूसरे में आपका यानी कि परस्पर स्वरूप अभिमुखता होती है। अधिकांश संरक्षण मुक्ता होती है। ठीक है, तो अगला है आपका तीसरे की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? सामाजिक अनुबंध विधि हो जाएगी। सम्मत अभिमुक्ता हो जाएगा। दूसरा आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुक्ता हो जाएगा। तो आपने और चरण 2 आपका कौन सा है? तो परंपरागत स्तर है। ठीक है, जिसमें इस स्तर पर नैतिक मूल्य अच्छे या बुरे कार्य को करने में निहित रहते हैं। इस चरण में बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग भी करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास की हर दशा में खतरा होता है। तो अब देखते हैं हम। विकास को उत्तेजन की सहायता प्राप्ति नहीं होती है। विकास पर सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। कौन सा कथन सही नहीं है? इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। विकास की हर दशा का विशिष्ट आचरण होता है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, विकास को उत्तेजन की सहायता प्राप्त नहीं होती है। याद रखना, उत्तेजन की सहायता प्राप्त नहीं होती है विकास को। ठीक है, तो चलिए इसका आगे हम देखते हैं। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा नियत कार्य उत्तर बचपन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा कार्य उत्तर बचपन के लिए उपयुक्त नहीं है? सामान्य ए है आपका सामान्य खेलों के शारीरिक कौशल का अधिगम। बी है पुरुष या स्त्री का सामाजिक कर्तव्य निभाना। सी है व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त करना। डी, अपने सम उम्र वालों के साथ निभाना। तो उत्तर बचपन के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा उपयुक्त नहीं है इसको हम देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो सामान्य खेलों में शारीरिक कौशल, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। तो बचपन में ही खेल खेले जाते हैं। व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त करना और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आपका बी नहीं होगा, पुरुष या स्त्री सामाजिक कर्तव्य निभाना। तो पुरुष या स्त्री का सामाजिक कर्तव्य तो बड़ी एज में ही निभा पाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम। बच्चे के शिक्षण उपलब्धि के स्तर के बारे में निम्न में से कौन सा अत्यधिक अविश्वसनीय भविष्य कथन है? तो अविश्वसनीय कथन है कौन सा अत्यधिक? अब हम देखते हैं ऑप्शन को। ए, माता पिता की भूमिका। बी, क्लास में आचरण। सी, सामाजिक आर्थिक स्थिति। डी, बच्चे की ऊंचाई और भार। तो अत्यधिक अविश्वसनीय की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? माता पिता की भूमिका हो जाएगी, या फिर बी, क्लास में आचरण। सी, सामाजिक आर्थिक स्थिति। डी, बच्चे की ऊंचाई और भार। आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी बच्चे की ऊंचाई और भार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। निम्न में से आरंभिक बचपन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो आरंभिक बच्चेपन की आवश्यकता की बात हो रही है। पूर्व दलीय वय की बात हो रही है। ए, पूर्व दलीय वय। बी, अनुकरणीय वय। सी, शंका पूछने वाला वय। डी, खेलने का वय। तो आरंभिक बचपन की बात हो रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व दलीय वय। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।